हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर। जिसमें आज हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का एनसीईआरटी जियोग्राफी बुक। जिसमें आज हम लोगों का ये दूसरा चैप्टर है क्लास 8 का, जिसमें जो सब्जेक्ट है हम लोगों का भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। इनके बारे में हम लोग संक्षेप में पढ़ेंगे और जो भी बॉक्स में दिया हुआ है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है संक्षेप में, तंजानिया ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ये एक छोटे से गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। वे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार में पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर, जो कि न्यूजीलैंड का है, एक भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों पर लगे हुए हैं, मतलब कि लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वह नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने का बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों को एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों का उपलब्धता है। इसमें जो आप जानते हैं, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। तो विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। से 70% भूमि पर विरल जनसंख्या है या फिर निर्जन है। इसके बाद अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रिया का साल्ज़बर्ग है। चलिए अब हम लोग भूमि के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में भूमि की भी शामिल है। भूपृष्ठ में कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इससे थोड़े प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों का कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं संघनन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। इसलिए ये स्थान विश्व में सघन बस क्षेत्र है। भूमि उपयोग अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योग की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों की भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों को सूची बना सकते हैं? तो बिल्कुल, एक अफ्रीका महाद्वीप में है, एक यूरोप महाद्वीप में है। तो दोनों का जो मौसम परिवर्तन होगा वो अलग अलग होगा। जो कि सहारा मरुस्थल आप जानते ही होंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत सारे पॉइंट हैं, तो ज़्यादा हम बताएंगे तो टाइम ज़्यादा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। तो निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्यतः रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र
बनाना, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि का जो उपयोग है वो प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। जैसे जैसे देखिए जनसंख्या बढ़ता है वैसे वैसे आपका नगरीकरण के साथ साथ जो भी वातावरण है परितंत्र पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये देख लीजिए पहला इमेज दिखाया गया है कि पहले जो ग्रामीण इलाका था वो ऐसा था। कुछ देर बाद इसको बदलकर नगरीय इलाका बना दिया गया। मतलब कुछ पेड़ पौधों को काटकर जो कच्ची मकानें थी उसको पक्की बना गया था, मतलब पक्का मकान बना दिया गया और भेड़ बकरियों की जगह ट्रैक्टर पर आ गया है। मतलब आधुनिकीकरण कैसे हो रहा है ये दिखाया गया है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे आधुनिकीकरण बढ़ते जा रहा है। यहाँ देखिए नगर से शहर और शहर से सिटी हो गया है बड़ा। तो भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन भी बोल सकते हैं। जैसे जैसे समय चक्र चलता रहेगा वैसे वैसे भूमि पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। तो भूमि संसाधन का संरक्षण अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मृदा, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि के निकटतम से जुड़ी हुई है। स्थल पर मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों यहाँ पर दिया है, जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों में सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। इसके बाद अगला है मृदा के निर्माण के कारक। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनन सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में यह भिन्न है। और इसके बाद जो अगला है कि मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो मृदा अपरदन और छिड़ता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं, मानवीय और प्राकृतिक। सही बात है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा मानवीय खतरा बढ़ता जाएगा, मतलब कि मृदा पर, और प्राकृतिक भी होता है। दोनों ही कारकों को मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं, जैसे मल्च बनाना। तो पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थों जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। ये देखिए वेदिका फार्म है, जो ये आप देख रहे हैं ये वो वेदिका फार्म है। ये समोच्च रेखीय जुताई है। और इसके बाद ये रक्षक मेखला है जो मृदा अपरदन को रोकता है। तो इन्हीं चित्रों को हम लोग पढ़ेंगे। तो वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई, यह एक पहाड़ी ढाल को समोच्च रेखा के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। और रक्षक मेखला, ये देख लीजिए। तो रक्षक मेखला क्या है कि तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष की कतार में लगाए जाते हैं ताकि पवन आवरण को बचाया जा सके। इसके बाद है समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। तो समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरें, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। ये क्रियाकलाप है
तो क्रियाकलाप आप बाद में देखिएगा। चट्टान बांध, तो यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियाँ की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। ये रहा मृदा से संबंधित कुछ तथ्य। अब हम लोग समझते हैं जल। तो जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ के 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग से ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% प्रतिशत ही है। इसका लगभग 17% भाग बर्फ़ की चादरों और हिम नदियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य के पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और यह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर आप 2 फैक्ट जान लीजिए कि वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो कि 2000 से बढ़कर अब 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। क्या आप जानते हैं कि एक टपकता नल एक वर्ष में लगभग 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। इसके बाद एक बॉक्स था, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब ये रहा अगला कि इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी का जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों का चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने की और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, उद्योग तथा बांधों में जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों को सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग और बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। जल उपलब्धता की समस्याएं अब हम लोग समझ लेते हैं। तो विश्व में कई प्रदेश में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिण एशिया, साथ ही साथ पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, फिर उत्तर पश्चिमी मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण, ये आप एक फ़ोटो देख लीजिएगा। क्या आप जानते हैं, मैं एक देख लीजिएगा कि क्या आपने जल बाज़ार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश ने 1.25 लाख जनसंख्या वाले अमरेली शहर पास के तालुकों में पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। सौराष्ट्र मतलब गुजरात को बोलते हैं। यमुना नदी वाहित मल, औद्योगिक ब्राही स्रावा एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। ये देखिए यमुना नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी। अब हम लोग पढ़ते हैं जल संसाधनों का संरक्षण। तो आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधनों के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल की एक नवीनीकरण संसाधन है, तथापि इसका जो अति उपयोग और प्रदूषण इससे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित और आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रासायनिकों विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिर्स्राव जल के प्रमुख प्रदूषक है। इसमें से शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित करते हैं।
इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निर्मिनीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों के जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषित नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने के लिए दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेती को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र के स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेश में सिंचाई का ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होता है। सिंचाई की इन विधियों का अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को अब हम लोग समझ लेते हैं। तो स्कूल में बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुओं को देश के विभिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला के हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या उन टोकरियों की दीप, छतरों और कुर्सियों को भी देखते हैं? वे बेत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। जेसी रेशमी की स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ पर जो देखो, अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि ये रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जीवमंडल कहते हैं। ये देख लीजिए, ये रेशम के कीड़े हैं, रेशम कीट। और इसके बाद आप जान लीजिए, ये श्रिम्प कलर है जो खेतों में पानी देने का काम करता है। क्या आप जानते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं कि अपने घर के छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना, एक विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा का संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन पढ़ रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन पर आधारित तंत्र को हम परितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे और इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं, हमें फसल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि, पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। पौधों के असंख्य उपयोग हैं और उनमें से कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव के रूप में आते हैं। उनमें से हम दूध, मांस और खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूले के परागण में मदद करती है और परितंत्र को अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो या अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण अब हम लोग समझ लेते हैं। देखिए परितंत्र होता क्या है कि सभी जो जीव जंतु हैं वो किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं। जैसे इंसान है तो वो फसल पर निर्भर रहता है और फसल जो है वो अनाज पर निर्भर रहता है और इंसान जो है इन्हीं सभी जो भी संसाधन हैं सभी पर निर्भर हैं। जैसे सर्प चूहे पर निर्भर रहता है और जो गिद्ध है
चिल्होर है, यह सर्प पर निर्भर रहता है। मतलब यही परितंत्र है, एक दूसरे पर निर्भर ही रहना परितंत्र कहलाता है। तो अब हम लोग समझते हैं प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। तो वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकार के 4 वर्गों में रखा जाता है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। तो हम लोग समझते हैं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार के प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार भी उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्यतः वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष या घास उगती है, जिससे विश्व की घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमा सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। पिछली 2 शताब्दियों में से विश्व में जितने भी लोग थे, इस समय उनमें से कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों का उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इससे बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। यहाँ पर इमेज देख लीजिए, ये एक वो अजगर है और ये चित्रकार बनाया गया है। स्कूल द्वारा वनों के बनाया गया एक कॉलेज है। और सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार और वर्षा प्रचुर वन क्षति, ये चित्र दिखाया गया है अंडमान निकोबार द्वीप में। अब हम लोग पढ़ते हैं। तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैकबक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियाँ, झीलें और आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। ये देख लीजिए ब्लैक बग है, जो कि सुरक्षा की आवश्यकता है इन लोगों को। इसके बाद ये रहा, यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी जाती है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं में अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वो विलुप्त हो गए हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव और प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे विविध जातियों को निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनकी व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेर, चीता, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन डेजर्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, इसका फुल फॉर्म होता है, की स्थापना की गई है, जिसमें प्राणियों और पंछियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूचना में दिए गए सभी पंछियों और प्राणियों के व्यापार करने की प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। बिल्कुल, ये हम लोग का नैतिक कर्तव्य है कि जो भी पृथ्वी पर प्राणी जीव जंतु हैं, हम उन लोगों का ख्याल रखें। शब्दावली हम लोग समझ लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक से अधिक परितंत्रकों की पारिस्थितिकी एकता रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है राष्ट्रीय उद्यान। ये चीतलों की झुंड है। शब्दावली जैव मंडल, तो यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध में प्रदर्शित करने का इरादे से बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि CITES
इसका फुल फॉर्म होता है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन डेजर्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधा को नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं को 5,000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ आरक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैकेटस, प्रवाल, आर्किड और येलो कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद आपका अभ्यास है, तो एक बॉक्स में दिया हुआ था, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं इसी समय। कहाँ गया, एक मिनट। हाँ, ये रहा भूस्खलन। भूस्खलन को बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों आवास में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक प्रमुख विषय है। इसके बाद जो दिया है एक वस्तु स्थिति अध्ययन। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग जो 22 है वो पुरानी हिंदुस्तानी तिब्बत सड़क को 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव से तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल में का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्रों को क्षति पहुंची। पंजी गांव के किसी संभावित मानव विनाश को बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। और न्यूनीकरण क्रियाविधि अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने की कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने के लिए कुछ प्रविधियाँ निम्न हैं। इसमें से पहला है कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के मानचित्र बनाकर इनमें से प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार के क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि के खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारित दीवार का निर्माण करना। भूस्खलन के रोकने से सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि हो। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय का कार्यान्वित किया गए हैं। इसके बाद ये है मृदा परिच्छेदिका। तो ये आपको अपचय देख लीजिए, तापमान परिवर्तन और तुषार क्रिया पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावृत सेलों का टूटना ही अपचय कहलाता है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। ये फैक्ट है। लगभग 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में जो कम से कम सैकड़ों साल लगता है। इसके बाद क्रियाकलाप है। अब हम लोग अभ्यास पढ़ेंगे। ये रहा अभ्यास। तो इनमें से पहला क्वेश्चन है कि मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं। तो ये आपको लिखना है। भूमि निम्नीकरण के 2 कारण लिखिए और भूमि के महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, ये भी आप लिख लेंगे। किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधे और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। और जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। इसके बाद ऑप्शनल क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए से समय, बी है मृदा का गठन और तीसरा है जैव पदार्थ। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो रक्षक मेखला, मल्चिंग और वेदिका कृषि। जो भी आपको लगता है आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन पहला है कि बल्ब को बंद कर देना चाहिए तथा जब आवश्यकता न हो।
दूसरा ऑप्शन है कि नल का उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बूंद अगर नल में गिरता रहेगा, एक एक बूंद, तो लगभग 1200 लीटर खर्च हो जाएगा, मतलब बर्बाद। तीसरा ऑप्शन है कि ख़रीदारी के बाद पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए। तो जो भी आपको लगता है कि इसमें आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसके बाद मिलान कीजिए, तो ये आप मिलान कर लीजिएगा। और इसके बाद ये क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का, तो आप देख लीजिएगा, जो भी आपको लगे कि हाँ ये सही होगा, सत्य है या फिर असत्य, तो अपने क्वेश्चन को पढ़कर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज ख़त्म हो गया हम लोगों का ये दूसरा चैप्टर, जो कि इसका नाम था मृदा, जल, भूमि, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हम लोगों का तीसरा चैप्टर होगा। ये हम लोगों ने दूसरा चैप्टर पढ़ा था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।